दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को अब गिनती के कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसके लिए सरकार अब विपक्ष की बाट जोड़ रही है, या फिर ये कह ले कि विपक्ष से मदद मांगने की जोर आजमाइश सरकार द्वारा की जा चुकी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एनडीए ने अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस वक्त के गवर्नर और बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं और आरएसएस से बहुत गहरा जुड़ाव है इनका, सीपी राधाकृष्णन, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है और उनके नाम पर एनडीए और बीजेपी में सहमति पहले ही बन गई थी। अब इस नाम को लेकर राजनाथ सिंह को आगे किया गया है। राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्ष से बात करें और विपक्ष को इस चुनाव में अपना कैंडिडेट ना उतारने के लिए मना लें। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी जो कि 100% सच है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि 18 तारीख यानी आज शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर पहले ही मीटिंग बुला ली है। आज शाम को उनके यहाँ मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही राजनाथ सिंह को इस सरकार ने आगे किया है। सुनने में आया है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है और यह भी सुनने में आया है कि राजनाथ सिंह अखिलेश यादव को भी रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर चुनाव कराने से क्यों बच रही है बीजेपी, और बीजेपी क्यों चाहती है कि इस मामले में चुनाव ना हो, और इसको लेकर इंडिया गठबंधन क्या बड़ा खेल करने की प्लानिंग कर रही है, जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन को जब कैंडिडेट के तौर पर आगे किया गया तो बहुत सी थ्योरीज आपके सामने गोदी मीडिया ऑलरेडी रख रहा होगा कि राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से आते हैं। दरअसल राधाकृष्णन वो नेता है बीजेपी के जिनके लिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का संगठन खड़ा करने में राधाकृष्णन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। राधाकृष्णन पूर्व में तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्य के अध्यक्ष, और ये माना जाता है कि दक्षिण भारत में कैसे बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और मजबूत किया जाए, इसको लेकर राधाकृष्णन की भूमिका बहुत पुरानी रही। राधाकृष्णन परफेक्ट कैंडिडेट है जिस पर मोदी भरोसा कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ एपिसोड के बाद नरेंद्र मोदी को कोई भाजपाई और संघी चाहिए था जिस पर वो पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके। धनखड़ ने ऐसा एपिसोड किया इसकी वजह से। तो अब सुनने में आया है दोस्तों कि राजनाथ सिंह को इस पूरे मसले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि राजनाथ सिंह जो हैं राधाकृष्णन के कैंपेन के मैनेजर होंगे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो होंगे वो उनके इलेक्शन एजेंट होंगे। तो राजनाथ सिंह क्योंकि उनके मैनेजर होंगे तो राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप तमाम विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत करें, और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर राजनाथ सिंह की बात भी हुई है। उद्देश्य, सरकार चाहती है कि विपक्ष अपना कैंडिडेट ना उतारे, निर्विरोध चुनाव हो जाए जिसमें कोई दिक्कत ना हो सरकार को। हालांकि दिक्कत वैसे भी नहीं होगी क्योंकि सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है, थंपिंग मेजॉरिटी है, सरकार इजीली अपना कैंडिडेट जितवा सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव होगा तो फिर मैनेज करना होगा, बहुत सी चीजें हैं, तो सरकार चाहती होगी कि निर्विरोध चुनाव हो जाए, और इसको लेकर राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की राधाकृष्णन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से, ताकि कांग्रेस पार्टी इस कैंडिडेट को, मतलब जो एनडीए का कैंडिडेट है, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट कर दे। इस बीच दोस्तों, अखिलेश यादव से भी आज बात की गई। जब संसद परिसर में अखिलेश यादव से इस मामले में बात की गई, क्योंकि राजनाथ सिंह को अगर मैनेजर बनाया गया तो राजनाथ सिंह अखिलेश यादव से भी बात करेंगे। अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के भी पास काफी सीटें हैं, डीएमके के पास भी काफी सीटें हैं। तो अखिलेश यादव से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति का पद खाली है, पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो अब कहाँ हैं, एक नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, ये एक अच्छी बात है। हम क्या फैसला लेंगे ये अलग बात है, हम बैठकर तय करेंगे। राजनाथ सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं, वो रक्षा मंत्री हैं, अगर वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे, और अगर बातचीत की जरूरत होगी तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारी राजनीतिक लाइन स्पष्ट है, अब इंडिया ब्लॉक को फैसला करना है। अखिलेश यादव ने इशारों में एक तरह से कह दिया कि राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो हम बात क्यों नहीं करेंगे, बात अगर उन्होंने फोन किया तो हम बात करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की तो लाइन है वो स्पष्ट है। अब वो क्या लाइन है, लाइन तो आज तय होगा या हो सकता है पहले तय हो गया हो। एक और दिलचस्प बात दोस्तों, अखिलेश यादव ने चुटकी भी ले ली जगदीप धनखड़ से कि पूर्व में जो उपराष्ट्रपति थे वो कहाँ थे, वो कहाँ हैं। सब जानते हैं दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं बेचारे इतने बीमार हो गए कि बात करने को राजी नहीं है। वो तो छोड़िए, उनके परिवार वाले भी बात करने को राजी नहीं है। वो तो छोड़िए, राजीव कुमार भी गायब है। राजीव कुमार के सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि वो स्वस्थ हैं और वो ठीक हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ के तो सोर्सेज भी नहीं बोल रहे हैं। कमाल की बात हो गई, ऐसे कौन से सोर्सेज है जो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आखिर कहाँ है जगदीप धनखड़, ये तो पता नहीं, मोदी जी जाने, अमित शाह ही जाने। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि इसको लेकर, नए उपराष्ट्रपति को लेकर कवायद शुरू हो गई है। अब कवायद इंडिया गठबंधन की तरफ से भी हो रही है। इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो कैंडिडेट हैं एनडीए की तरफ से, उनको बीजेपी
बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को बनाकर इंडिया गठबंधन ने फूट डाल दी। कैसे? क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं राधाकृष्णन, तो तमिलनाडु में जो डीएमके मुख्य विपक्षी दल है और काफी सीटें हैं लोकसभा में उसकी, वो विरोध नहीं कर पाएगी क्योंकि बात तमिलनाडु अस्मिता की आ जाएगी और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, तो एमके स्टालिन ये रिस्क नहीं लेंगे। तो हो सकता है कि डीएमके उनको सपोर्ट कर दे, हो सकता है जेएमएम भी सपोर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं राधाकृष्णन। दोस्तों, क्योंकि राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तो ये भी संभव है कि उद्धव ठाकरे से भी मामले में बात की जाए और उद्धव ठाकरे भी एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दे। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर किसी दलित चेहरे पर या फिर किसी ऐसी जाति पर जिस पर जाहिर तौर पर गोलबंदी की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है, उसका दाव चल दे इंडिया गठबंधन। ऐसी चर्चा अब आज रात पूरी तरह से निकल कर आएगी। मेरे पास पूरी जानकारी तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये चर्चा चल रही है पिछले काफी दिनों की। काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद भी रात को एक मीटिंग हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 200 सांसदों को बुलाया था, इंडिया गठबंधन के सांसद भी उसमें थे। राहुल गांधी के घर में भी मीटिंग हुई थी, तब भी तमाम विपक्षी दल मौजूद थे। अब दोस्तों आज भी एक मीटिंग हुईगी मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, तो अभी तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या अपना कैंडिडेट उतारेगा विपक्ष। लेकिन ऐसी चर्चा है कि कोई ऐसा चेहरा बिहार का उठा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, जिसके जरिए बिहार में एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिले। क्योंकि इंडिया गठबंधन जानता है कि सीटें तो उसके पास है नहीं, चुनाव तो उनका कैंडिडेट हारेगा ही, लेकिन इसके जरिए वो नैरेटिव सेट कर सकता है। अब नैरेटिव सेट करने में आजकल वैसे भी विपक्ष सत्ता पक्ष से काफी आगे जा रहा है। हो सकता है इसी वजह से सरकार चाह रही हो कि भाई कोई कैंडिडेट ही ना उतरे और निर्विरोध जो है वो चुनाव हो जाए। हालांकि अभी देखिए कुछ दिन तो बाकी हैं ही चुनाव में, क्या कोई बड़ा नाम निकल कर आता है या फिर कोई बार्गेनिंग करके इंडिया गठबंधन कोई कैंडिडेट नहीं उतारता है, इस पर निगाहें हमारी बनी होगी। जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको सबसे पहले मेरे चैनल में दिखाई देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए, ये जानते हुए भी कि चुनाव अगर उन्होंने लड़ा तो उनका कैंडिडेट हार जाएगा? क्योंकि इसमें एक और रिस्क है कि एक नैरेटिव, एक सेंटिमेंट खराब होता है। इस वक्त सेंटिमेंट बड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और सरकार बैकफुट में है, तो एक सेंटिमेंट मिल जाएगा बीजेपी को हेडलाइन बनाने के लिए कि एनडीए ने एक बार फिर इंडिया को हराया। तो हो सकता है कि इस नैरेटिव को सेट ना करने देना चाहता हो इंडिया गठबंधन। लेकिन ये भी हो सकता है कि इंडिया अपना कैंडिडेट उतारे और कहे कि हम जानते हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने कैंडिडेट उतारा क्योंकि हम चाहते हैं कि एक संदेश जो है वो लोगों के बीच जाए और फिर उनका कैंडिडेट एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर वो बातें बोले जो कि वो अपने पॉलिटिकली एस्टैब्लिश करना चाहती है, जिस पर मीडिया उनको स्पेस नहीं मिलती। उनके कैंडिडेट को तो देनी पड़ेगी ना मीडिया को स्पेस। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।